आज हम एक बहुत ही अहम घटना पर बात कर रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर कुछ अच्छे स्रोत भी हैं जो हमें उस दौर को समझने में मदद करते हैं, खासकर दो ध्रुवीयता के अंत वाले हिस्से को। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि शीत युद्ध की ये दूसरी महाशक्ति आखिर कैसे ढह गई। क्या कारण थे इसके पीछे और इसके परिणाम क्या हुए? खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या मतलब था? चलिए शुरू करते हैं उस एक प्रतीक से जिसने शायद इस बदलाव की शुरुआत की, बर्लिन की दीवार। हाँ, 1961 में बनी थी ये दीवार। और ये सिर्फ कोई दीवार नहीं थी, ये तो जैसे पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच एक लकीर थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा से लंबी। कहा 28 साल तक खड़ी रही है। और फिर 9 नवंबर 1989। जब आम लोगों ने इसे गिरा दिया। जी हाँ। और ये सिर्फ दो जर्मनी के एक होने की बात नहीं थी। ये तो एक बड़ा संकेत था कि अब साम्यवादी खेमा खत्म हो रहा है, शीत युद्ध खत्म हो रहा है। इस एक घटना के बाद तो जैसे चीजें बहुत तेजी से बदली। बिल्कुल, एक के बाद एक घटनाएं हुई और जिसे हम दूसरी दुनिया कहते थे, उसका पतन हो गया। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये दूसरी दुनिया या सोवियत प्रणाली थी क्या चीज। देखिए, इसकी जड़ें तो 1917 की रूसी समाजवादी क्रांति में हैं। जिसका मकसद था पूंजीवाद खत्म करना और एक समानता पर आधारित समाज बनाना। हाँ, शायद इतिहास में नीली संपत्ति को पूरी तरह खत्म करने का ये सबसे बड़ा प्रयास था। और इस प्रणाली की धुरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। बिल्कुल, कोई और पार्टी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, और अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से राज्य के कंट्रोल में थी, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी। निजी संपत्ति तो थी ही नहीं। हाँ, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि पूर्वी यूरोप के कुछ देश, जिन्हें सोवियत सेना ने फांसीवादियों से आजाद कराया था, वहां भी इसी मॉडल पर सरकारें बन गई। जी, और इसी पूरे गुट को समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया कहा जाने लगा। और देखते देखते सोवियत संघ एक महाशक्ति बन गया। हाँ, अमेरिका के बाद शायद सबसे विकसित अर्थव्यवस्था थी उस वक्त। उनके पास संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, ऊर्जा के भंडार थे, तेल, लोहा, इस्पात, सब कुछ। और एक बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी था जो दूर दूर के इलाकों को जोड़ता था। और भुगता उद्योग भी था, मतलब पिन से लेकर कार तक सब बनता था वहां। हाँ, माना कि क्वालिटी शायद पश्चिम जैसी नहीं थी। बिल्कुल, वो बात तो थी, लेकिन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर तो पक्का कर दिया था। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, ये सब बहुत कम कीमत पर मिलता था। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। जमीन, फैक्ट्री, सब पर राज्य का ही मालिकाना हक था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक लेकिन होता है। हाँ, क्या कमजोरियां थी इस सिस्टम में? धीरे धीरे ये सिस्टम ना नौकरशाही के चंगुल में फंसता गया, बहुत ज्यादा सत्तावादी हो गया। लोकतंत्र और बोलने की आजादी वो तो लगभग खत्म ही हो गई थी। लोग अपनी बात, अपनी नाराजगी अक्सर चुटकुलों में या कार्टूनों के जरिए ही कह पाते थे। वो एक चुटकुला था ना, आलू वाला। हाँ हाँ, कि पार्टी का अधिकारी खेत पर गया और किसान से पूछा, फसल कैसी है?" किसान बोला, "ऊपर वाले की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए हैं।" अधिकारी ने डांटा, "अरे, ऊपर वाला तो होता ही नहीं।" तो किसान ने कहा, तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर एक तरह का अविश्वास और व्यंग पनप रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी का हर चीज पर कंट्रोल था, लेकिन वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। और एक और बात, ये संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, पर असल में हर मामले में रूस का ही दबदबा था। तो बाकी गणराज्यों के लोगों को लगता था कि उन्हें दबाया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। हाँ, वो खुद को उपेक्षित महसूस करते थे, तो ये वो सिस्टम था जो बाहर से तो बहुत ताकतवर दिखता था, पर अंदर से कमजोर हो रहा था। बिल्कुल। अब आते हैं इसके बिखरने की कहानी पर। 1980 का दशक मध्य में मिखाइल गोर्बाचेव पार्टी के महासचिव बने। और उस समय सोवियत व्यवस्था की हालत कैसी थी? बहुत अच्छी नहीं थी। अर्थव्यवस्था कई सालों से ठहरी हुई थी, मतलब ग्रोथ नहीं थी। दुकानों में आम जरूरत की चीजों की कमी थी। लोगों की तनख्वाह तो बढ़ रही थी, पर खरीदने को सामान नहीं था। सही कहा। टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोवियत संघ पश्चिम से पिछड़ रहा था, साफ दिख रहा था ये। और फिर 1979 में अफगानिस्तान में जो सेना भेजी, हाँ, उसने तो हालात और बिगाड़ दिए। हथियारों की होड़ में अमेरिका की बराबरी तो की, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ी, भारी आर्थिक कीमत। और सबसे बड़ी बात शायद ये थी कि ये सिस्टम लोगों की जो राजनीतिक और आर्थिक उम्मीदें थीं, वो पूरी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। इसी माहौल में गोर्बाचेव ने सुधार की कोशिश की। उन्होंने दो बड़े शब्द दिए, पेरिस्ट्रोइका यानी आर्थिक पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट, यानी राजनीतिक खुलापन, लोकतंत्रीकरण की शुरुआत की, पश्चिम से रिश्ते सुधारे, हथियारों की होड़ कम करने की कोशिश की।
लेकिन इन सुधारों का नतीजा वो नहीं निकला जो शायद वो चाहते थे। हाँ, हुआ ये कि पार्टी के अंदर ही कई पुराने नेता इसके खिलाफ हो गए और दूसरी तरफ जैसे ही थोड़ी ढील मिली, पूर्वी यूरोप में लोग सड़कों पर उतर आए। अपनी सरकारों और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ। और इस बार गोर्बाचेव ने सेना नहीं भेजी जैसा पहले होता था। और नतीजा? बर्लिन की दीवार गिरी और फिर तो एक के बाद एक पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। और सोवियत संघ के अंदर क्या हुआ? अंदर भी हालात तेजी से बदले। सुधारों ने लोगों की दबी हुई इच्छाओं को, आजादी की चाह को जैसे हवा दे दी। फिर 1991 में वो तख्ता पलट की कोशिश हुई। हाँ, पार्टी के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने कोशिश की। उन्हें लगा गोर्बाचेव बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, पर वो कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तब तक लोग, आम जनता, वो आजादी का मजा चख चुकी थी। वो पीछे नहीं हटना चाहते थे। और इसी समय बोरिस येल्त्सिन एक बड़े नेता बनकर उभरे। बिल्कुल, वो रूस के राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने मॉस्को का यानी केंद्र का नियंत्रण मानने से इनकार कर दिया। सत्ता अब केंद्र से राज्यों की तरफ जाने लगी। हाँ, खासकर जो यूरोपीय गणराज्य थे जैसे बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, वो तो पहले से ही आजादी मांग रहे थे। और फिर दिसंबर 1991 में वो फैसला हुआ। जी, येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब खत्म हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी बैन कर दी गई, पूंजीवाद और लोकतंत्र अपना लिया गया। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो मध्य एशिया के गणराज्य थे वो इस ऐलान से बड़े हैरान हुए। वो तो शायद संघ में रहना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। तो उन्हें फौरन स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी CIS का संस्थापक सदस्य बना लिया गया। और रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया। हाँ, उसे UN सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिली, परमाणु हथियारों का कंट्रोल मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु हथियार कम करने पर भी काम शुरू किया। और 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ सोवियत संघ इतिहास बन गया। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी महाशक्ति जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती थी, वो ऐसे बिखर क्यों गई? कोई एक वजह तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई कारण थे जो एक साथ काम कर रहे थे। पहला और शायद सबसे अहम कारण तो सिस्टम की अंदरूनी कमजोरी ही थी। मतलब अर्थव्यवस्था का सालों तक ठहरा रहना? हाँ, अर्थव्यवस्था ठप थी, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, तो लोगों का भरोसा उठ गया था अपनी ही व्यवस्था से। दूसरा कारण? संसाधनों का गलत इस्तेमाल। देश का बहुत सारा पैसा, बहुत सारे संसाधन परमाणु हथियारों पर, सेना पर खर्च हो रहे थे। और पूर्वी यूरोप के अपने साथी देशों को भी मदद देनी पड़ती थी। जी हाँ, ताकि वो कंट्रोल में रहें। इस सब का सोवियत अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त बोझ पड़ा। तीसरा कारण भी बड़ा दिलचस्प है, लोगों को पश्चिम के बारे में पता चलने लगा था। हाँ, उन्हें अपनी जिंदगी और पश्चिम की जिंदगी का फर्क दिखने लगा था। उन्हें सालों तक बताया गया था कि सोवियत सिस्टम सबसे अच्छा है, पर जब असलियत पता चली तो वो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था, ये जानना कि हम पिछड़ गए हैं। और चौथा कारण राजनीतिक और प्रशासनिक जड़ता। बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टी 70 साल से राज कर रही थी, पर अब वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। भ्रष्टाचार था, गलतियां सुधारने की क्षमता नहीं थी, सारी ताकत कुछ ही लोगों के पास थी। आम लोग सिस्टम से कट चुके थे और पार्टी नेताओं को जो खास सुविधाएं मिलती थीं, उससे भी लोग नाराज थे। हाँ, और पांचवा कारण खुद गोर्बाचोव के सुधार थे। ये कैसे? वो तो सुधार कर रहे थे। उन्होंने जब थोड़ी ढील दी तो लोगों की दबी हुई उम्मीदें और गुस्सा इतने जोर से बाहर आया कि उसे संभलना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों को लगा सुधार बहुत धीमे हैं, और पार्टी के पुराने नेताओं को लगा कि ये बहुत तेजी कर रहे हैं, उनके अधिकार छिन रहे हैं। सही। इस खींचतान में गोर्बाचोव अकेले पड़ते गए, उनका समर्थन कम होता गया। और इन सब के ऊपर वो आखिरी कील, राष्ट्रवाद और अपनी अलग पहचान, अपनी संप्रभुता की इच्छा का उभार। ये कहाँ ज्यादा था? ये रूस में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में और खास तौर पर बाल्टिक देशों में बहुत मजबूत था। ये वो देश थे जो थोड़े ज्यादा यूरोपीय थे, थोड़े ज्यादा अमीर थे। उन्हें लगने लगा कि हमें पिछड़े मध्य एशियाई देशों को साथ रखने की कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, अब ये बहस का मुद्दा है कि ये राष्ट्रवाद हमेशा से था या गोर्बाचेव के सुधारों ने इसे हवा दी, पर इसके उभार ने विघटन को तय कर दिया। चलिए, अब विघटन के बाद की दुनिया देखते हैं। सोवियत संघ खत्म हुआ तो दुनिया पर क्या असर पड़ा? मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े बदलाव आए। पहला तो सबसे साफ था, शीत युद्ध खत्म। वो जो पूंजीवाद बनाम समाजवाद की लड़ाई थी, वो खत्म हो गई। हथियारों की होड़ रुकी, एक नई शांति की उम्मीद जगी। दूसरा बड़ा बदलाव था शक्ति संतुलन में। हाँ, सोवियत संघ के जाने के बाद अमेरिका दुनिया की अकेली महाशक्ति रह गया। एक तरह से एक ध्रुवीय दुनिया बन गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दबदबा हो गया। बिल्कुल,
वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं बहुत ताकतवर हो गईं, क्योंकि नए देशों को पूंजीवाद अपनाने के लिए इनकी जरूरत थी और उदारवादी लोकतंत्र को सबसे अच्छा सिस्टम माना जाने लगा। और तीसरा बदलाव? कई नए देशों का दुनिया के नक्शे पर आना। इन सब की अपनी पहचान थी, अपनी पसंद थी, अपनी विदेश नीति थी। बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश तो जल्दी से जल्दी पश्चिम से जुड़ना चाहते थे, यूरोपीय संघ, नेटो वगैरह। हाँ, और मध्य एशिया के देशों ने अपनी लोकेशन का फायदा उठाया, रूस से भी रिश्ते रखे और अमेरिका, चीन, पश्चिम सबसे संबंध बनाए। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई नए खिलाड़ी आ गए। अच्छा, जब ये देश साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़े तो एक खास मॉडल अपनाया गया, शॉक थेरेपी। ये क्या था? हाँ, ये वर्ल्ड बैंक और IMF का सुझाया हुआ मॉडल था। इसका मतलब था एकदम झटके से, तेजी से और पूरी तरह से समाजवादी सिस्टम से लोकतांत्रिक पूंजीवादी सिस्टम में बदल जाना। और इसकी मुख्य सोच क्या थी? सोच ये थी कि विकास के लिए निजी संपत्ति सबसे जरूरी है, तो राज्य की सारी संपत्ति का निजीकरण कर दो, सामूहिक खेती बंद करके निजी खेती शुरू करो, मुक्त व्यापार अपनाओ, वित्तीय खुलापन लाओ। यहाँ तक कि पुराने व्यापारिक रिश्ते तोड़कर सीधे पश्चिम से जुड़ो। हाँ, माना गया कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार से ही तरक्की होगी। लेकिन इसका असर कैसा रहा? क्या ये कामयाब हुआ? नहीं, असर काफी विनाशकारी रहा। इसे तो इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। गराज सेल मतलब रूस के बड़े बड़े सरकारी उद्योग जो बहुत कीमती थे, उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर, औने पौने दामों पर निजी हाथों में बेच दिया गया। आम लोगों को भी कुछ शेयर या वाउचर दिए गए थे शायद? हाँ, दिए गए थे, पर ज्यादातर लोगों ने पैसों की जरूरत के चलते उन्हें कालाबाजारियों को बेच दिया। और अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? रूस की मुद्रा रूबल, उसकी कीमत बहुत गिर गई, महंगाई आसमान छूने लगी, लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। खाने पीने की चीजों का भी संकट हुआ? हाँ, सामूहिक खेती बंद होने से अनाज की पैदावार कम हो गई। रूस को अनाज बाहर से मंगाना पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि 1999 तक रूस की GDP 1989 के मुकाबले काफी कम हो गई थी। और समाज पर क्या असर पड़ा? समाज कल्याण का जो पुराना सिस्टम था वो खत्म हो गया, सरकारी मदद बंद हो गई, करोड़ों लोग गरीबी में चले गए। एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, वो हाशिए पर आ गया। और दूसरी तरफ एक नया माफिया वर्ग पैदा हो गया, जिसने ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा कर लिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी बढ़ गई। और लोकतंत्र? क्या शॉक थेरेपी से लोकतंत्र मजबूत हुआ? दुर्भाग्य से नहीं, सारा ध्यान आर्थिक बदलाव पर था। लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। जल्दबाजी में संविधान बने। हाँ, और रूस समेत कई देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गईं। संसदें कमजोर रह गईं। मध्य एशिया में तो कुछ राष्ट्रपति बहुत सत्तावादी हो गए। न्यायपालिका भी आजाद नहीं हो पाई ठीक से। लेकिन फिर शायद 2000 के बाद कुछ सुधार हुआ, अर्थव्यवस्थाएं संभलने लगी। हाँ, थोड़ी संभली, और इसका बड़ा कारण था प्राकृतिक संसाधन, तेल और गैस। बिल्कुल। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान ये तेल और गैस के बड़े उत्पादक बनकर उभरे। इनके निर्यात से इन्हें पैसा मिला। जिनके पास तेल गैस नहीं था, उन्हें पाइपलाइन गुजरने का किराया मिलने लगा। तो क्या ये पूरा विघटन शांति से हुआ या इसमें हिंसा भी हुई? नहीं, ज्यादातर जगहों पर ही काफी तनाव भरा और हिंसक रहा। कई गणराज्य संघर्ष के मैदान बन गए, गृह युद्ध हुए, अलगाववादी आंदोलन चले। रूस को भी झेलना पड़ा। हाँ, रूस के अंदर ही चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। मॉस्को ने इनसे निपटने के लिए बहुत सख्ती बरती, बमबारी की, जिसमें मानव अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ। और मध्य एशिया में? ताजिकिस्तान में तो लगभग 10 साल गृह युद्ध चला। अजरबैजान के निगोर्नो कराबाख में अर्मेनियाई लोग अलग होना चाहते हैं, वहां संघर्ष जारी है। जॉर्जिया में 2 प्रांत आज़ादी चाहते हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए। पानी को लेकर भी झगड़े हैं। और इन मध्य एशियाई देशों में तेल गैस होने का क्या नतीजा हुआ? पैसा तो आया, पर यह इलाका बाहरी ताकतों रूस, अमेरिका, चीन और तेल कंपनियों की होड़ का अखाड़ा भी बन गया। लोकेशन भी अहम है। हाँ, रूस, चीन, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया सबके पास है। 9/11 के बाद अमेरिका ने यहाँ सैनिक अड्डे बनाए। रूस इसे अपना पड़ोस मानता है। चीन के भी अपने हित हैं। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया तो शांति से अलग हो गया था। हाँ, वो एक अपवाद था, लेकिन बाल्कन में यूगोस्लाविया का टूटना बहुत भयानक रहा। वो कई देशों में बंट गया। हाँ, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया वगैरह। वहां जबरदस्त जातीय संघर्ष हुए, नाटो को दखल देना पड़ा, बमबारी हुई, लंबा गृह युद्ध चला। अब आते हैं भारत पर। शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के रिश्ते कैसे थे? काफी गहरे माने जाते थे। हाँ, बहुत गहरे थे, कई स्तरों पर। कुछ लोग तो कहते थे कि भारत एक तरह से सोवियत खेमे में ही है। हालांकि भारत
ऑफिशियली गुट निरपेक्ष था। आर्थिक रिश्तों की बात करें तो सोवियत संघ ने भारत के बड़े सरकारी कारखानों जैसे भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट, BHEL, इनको बनाने में मदद की। वो भी तब जब पश्चिम से ऐसी मदद नहीं मिल रही थी। बिल्कुल। और एक खास बात थी, व्यापार रुपए में होता था। जब भारत के पास विदेशी मुद्रा कम थी तो ये बड़ी मदद थी। राजनीतिक रूप से भी सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। हाँ, खासकर कश्मीर मुद्दे पर UN में 1971 की लड़ाई में भी मदद की। और भारत ने भी सीधे नहीं सही पर अक्सर सोवियत विदेश नीति का समर्थन किया। और सेना के मामले में सैन्य सहयोग तो बहुत मजबूत था। भारत को आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी सोवियत संघ से ही मिली, जब कोई और देने को तैयार नहीं था। भारत के ज्यादातर हथियार रूसी ही थे। मिलकर हथियार बनाने के समझौते भी हुए। सांस्कृतिक रिश्ते भी थे। हिंदी फिल्में वहाँ बहुत लोकप्रिय थीं। हाँ, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब नाम घर घर में जाने जाते थे। आज भी रूस और मध्य एशिया में पुराने हिंदी गाने सुने जाते हैं। बहुत से भारतीय लेखक कलाकार वहाँ जाते थे। तो जब सोवियत संघ टूटा तो इन रिश्तों का क्या हुआ? भारत ने सभी नए बने देशों से अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन रूस के साथ जो रिश्ता है वो आज भी सबसे खास है, सबसे गहरा है। ये रिश्ता किस चीज पर टिका है? या आपसी विश्वास और साझे हितों पर टिका है। और दोनों देशों के लोगों की सोच भी मिलती है कई मामलों में। जैसे भारत और रूस दोनों ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। मतलब ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश का दबदबा ना हो? हाँ, बल्कि कई शक्ति केंद्र हो, सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीय ताकतों को जगह मिले, झगड़े बातचीत से हल हो, हर देश की अपनी आजाद विदेश नीति हो और UN जैसी संस्थाएं मजबूत हों। 2001 में एक सामरिक समझौता भी हुआ था भारत रूस के बीच। जी हाँ, और उसके तहत अब तक 80 से ज्यादा द्विपक्षीय समझौते हो चुके हैं। रूस से अच्छे रिश्तों का भारत को फायदा भी हुआ है। कश्मीर पर लगातार समर्थन मिला है, ऊर्जा सप्लाई में मदद मिली है, आतंकवाद पर सूचनाओं का लेन देन होता है, मध्य एशिया तक पहुंच बनी है और चीन के साथ संतुलन बनाने में भी रूस एक अहम फैक्टर है। और रूस के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है? भारत रूसी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत तेल का भी बहुत बड़ा आयातक है और भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया है जरूरत के वक्त। भारत अब रूस के साथ साथ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से भी ऊर्जा आयात बढ़ाने की सोच रहा है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष में भी सहयोग है। हाँ बिल्कुल, रूस ने भारत के परमाणु कार्यक्रम में मदद की है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी। जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की जरूरत थी तो रूस ने दिया। वैज्ञानिक रिसर्च में भी सहयोग है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे बर्लिन की दीवार गिरने से जो कहानी शुरू हुई, उसने सोवियत संघ जैसी महाशक्ति को इतिहास बना दिया। हाँ, और दुनिया का पूरा समीकरण ही बदल गया। नए देश बने, नए संघर्ष शुरू हुए, सहयोग के नए रास्ते खुले। और पतन के कारण भी कोई एक नहीं बल्कि कई थे। आर्थिक ठहराव, राजनीतिक जड़ता, लोगों की उम्मीदें, राष्ट्रवाद का उभार। और फिर गोर्बाचेव के सुधार, जिनके नतीजे शायद उनकी सोच से बिल्कुल अलग निकले। और वो शोक थेरेपी का दौर, जो उन देशों के लोगों के लिए बहुत मुश्किल और दर्दनाक साबित हुआ। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। सोवियत संघ का पतन 20वीं सदी का एक बड़ा अध्याय जरूर खत्म कर गया, लेकिन इसने 21वीं सदी के लिए कौन से अनसुलझे सवाल छोड़े हैं? क्या राष्ट्रवाद की ताकतें और वैश्वीकरण की ताकतें हमेशा टकराती ही रहेंगी या इनके साथ रहने का कोई नया तरीका निकलेगा?